शीला गुस्से में घर के अंदर आती है और अपनी बेटी अंजलि को बुलाती है। अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ है? जल्दी इधर आ। आई माँ। अंजलि आती है। ओहो मम्मी, अब क्या आफत आ गई? आफत आती नहीं है, आफत तू हमेशा ला कर रखती है। ऐसा मत बोलो ना मम्मी, मैंने बोला कौन सी आफत ला दी? अरे तू ही तो है आफत की दुकान। तुझसे कितनी बार बोला है जरा जबान संभाल कर रखा कर, सारी बातें मत बताया कर, लेकिन तेरे पेट में तो कोई बात पचती नहीं। अरे लेकिन मैंने किसी को कुछ ही नहीं बताया। किसने मेरी शिकायत की, जरा नाम बताओ। मिसेस शर्मा ने, उन्होंने मुझे बताया किस तरह तूने कल उन्हें जाकर ये बोला था कि तुझे पता चल गया है कि उनके बाल नहीं है और वो टकली हैं और वो विग लगाती हैं। तो इसमें झूठ क्या है मम्मी? मैंने सच ही तो बोला है। तूने तो सच बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने तुझसे पूछा ये बात तुझसे किसने बताई तो तूने मेरा नाम क्यों लिया? कम से कम मेरा नाम तो न लेती, मेरा नाम लेना जरूरी था क्या? अरे हम सब तो मोहल्ले में सिर्फ पीछे से बातें करते हैं, उनके मुंह पर कभी कोई ऐसा नहीं बोलता। किसी के मुंह पर भला ऐसी ऐसी बातें कही जाती है क्या? उन्हें कितना बुरा लगता है। अब वो मुझसे नाराज है। अब देखो मम्मी, जो सच है तो सच है। अच्छा वो उन्हें पता चल गया कि हमें भी सच पता है। हे भगवान। उफ वो मम्मी, अब इतना मत सोचो। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। अंजलि अक्सर अपने मन की बात कह दिया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उसे कब, किस वक्त, कहाँ क्या बोलना है। इसी आदत से उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी मम्मी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि अरे क्या हो गया मम्मी, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी, तब पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। ओहो, जैसे रहते हैं सब वैसे ही रहूंगी। अब वहां जाकर पानी में थोड़ी ना रहने लग जाऊंगी। आप भी ना मम्मी। अरे चुप कर अपनी बकवास। देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ मम्मी सुन रही हूँ। देख मैं जानती हूँ तेरी आदत कुछ ज्यादा ही खराब है। मम्मी तू हमेशा सच बोल देती है और सब चिट्ठे खोल देती है, लेकिन तेरे ससुराल में तू ऐसा बिल्कुल मत करियो। देख हम तेरे मायके वाले हैं, हमारे बारे में वहां जाकर सब सच नहीं बोलना। कहीं तूने हमारी सारी चीजों के बारे में बता दे कि हम घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और सब कैसा चलता है। अच्छा, इसका मतलब मैं उन्हें कभी कुछ न बताऊं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी। अरे अगर बताना ही है तो कम से कम कुछ अच्छा ही बताइयो। अच्छा वो कैसे? साफ सीधी बात इतनी है कि उन्हें कोई भी बात बताए तो हमारी तारीफ करियो और एक बात की 5 बात बताइयो। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। इस तरह अक्सर शीला अंजलि को समझाती थी कि उसे अपने मायके वालों की बुराइयां नहीं करनी और तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। अंजलि भी इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लेती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। 1 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। उसका उसके ससुराल में स्वागत होता है। अगले दिन सुबह, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ भाभी, आज क्या बनाकर खिलाएंगी आप हमें अपने प्यारे प्यारे हाथों से? आप जो कहेंगे मैं वही बना दूंगी। बेटा तेरा जो मन है वो बना दे, बस मीठे में कुछ बना दियो। हमारे लिए ना छोले भटूरे बना देना। और बस मीठे में खीर या हलवा बस। हाँ भाभी इतना बहुत होगा। छोले भटूरे खाने के बाद कुछ खाने का मन ही नहीं होगा। हाँ अंजलि ठीक है ना, एक ही डिश बनानी है वरना तुम भी परेशान हो जाओगी। मैं परेशान नहीं होंगी क्योंकि हमारे मायके में तो हर रोज ही 5-5 डिशेस बनती है। 5-5? अच्छा तो आप हर फंक्शन में 5-5 डिशेस बनाते हैं? हाँ 5-5, लेकिन सिर्फ फंक्शन में नहीं, बाकी दिन भी। जैसे हर रोज सुबह हमारे खाने में 5 अलग अलग सब्जियां बनेगी, रात को भी अलग से खाने में 5 सब्जियां बनती हैं। अच्छा, लगता है पूरा मायका अलग अलग सब्जियां खाने का शौकीन है। जी बिल्कुल, एक सब्जी से तो मन किसी का नहीं भरता और न ही किसी का पेट। सही है, ये तो कमाल की बात हो गई। उसके बाद अंजलि किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना परोसने के बाद, वाह भाभी आपने कमाल कर दिया, बहुत स्वाद खाना है। हाँ सच में मजा आ गया बेटा। बहू के हाथों में तो जादू है भाई। बेटा तूने खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है, वरना मैं इतना मीठा कभी खाता नहीं। शुक्रिया पापा जी, मैं तो और भी मीठी चीजें बनाने वाली थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज बनाने को बोला ना, इसलिए मैंने सिर्फ खीर ही बनाई। वरना हमारे मायके में तो खाने के साथ मीठे में भी 5 अलग अलग तरह की चीजें बनती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
लगता है पूरा परिवार मीठा खाने का शौकीन है। सिर्फ मीठा ही नहीं पापा जी, अगर हमारे घर में कुछ तीखा या सब्जी भी बनेगी ना तो वो भी हमेशा सिर्फ 5 ही बनेगी। ना तो 5 से 1 कम और ना ही 5 से 1 ज्यादा। ओह अच्छा, ये तो मुझे आज कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। हाँ पापा जी, हमें भी सुनने में काफी अलग लगा। सुबह भी अंजलि बता रही थी कि सुबह हो या शाम किसी भी वक्त का खाना हो, उनके घर में हमेशा 5 तरह की ही सब्जियां बनती है। काफी अलग कॉन्सेप्ट है इनका। बिल्कुल, मेरे घर वालों को सब काम 5-5 करने में ही अच्छा लगता है। सही है भाभी, उनकी तो खाने में हर रोज मौज ही हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे मायके वाले। चलो सही है, अब तो हमारी पेट पूजा हो गई, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। तब किचन में पायल और अंजलि दोनों बर्तन साफ करने जाते हैं। बर्तन साफ करते हुए दोनों बात करती हैं। और बताओ अंजलि, तुम कुछ अपने घर वालों के बारे में? बस दीदी क्या बताऊं, मेरे घर वाले बड़े ही प्यारे हैं। मेरे भैया भाभी भी बिल्कुल मेरी जैसी ही हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद जब उनके बर्तन धुल जाते हैं, चलो काम खत्म हुआ, अब हम भी जाकर आराम कर लेते हैं। बस एक ही बार बर्तन धोने थे? हाँ, क्यों? क्या तुम्हारे यहाँ बर्तन भी 5 बार धोते हैं? हाँ भाभी बिल्कुल, मेरे घर वाले इतने अलग हैं कि एक बार बर्तन साफ करके उनको चैन नहीं मिलता, इसलिए वो ना 5-5 बार बर्तन धोते हैं। क्या बात है, ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है 5 बार काम करने से तुम्हारे घर वालों को कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। हाँ सो तो है, इसीलिए तो मेरे मायके वाले बहुत अलग हैं। हाँ, लेकिन हमें ना उनके जितना अलग नहीं बनना, इसलिए यहाँ पर एक बार ही ठीक है। अभी हम चलकर आराम कर लें। ठीक है, चलिए। अंजलि की माँ ने उसे जो समझाया था, अंजलि उसे कुछ ज्यादा ही शिद्दत से निभा रही थी। वो तारीफ करने में इतनी मग्न हो गई कि हर चीज में हर काम को 5 बार करने के बारे में बताने लगी। जैसे कुछ दिन बाद सुबह सुबह, हाँ बेटा, आज जरा अच्छे से साफ सफाई करना, देखो कितने जाले लगे हुए हैं और बहुत रेत भी हो गया है, इसलिए अच्छे से डस्टिंग करना। जी मम्मी जी, हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम अच्छे से जाले साफ करेंगे, जैसे मैं अपने मायके में करती थी। वहां तो हमारे घर में एक भी जाला नजर नहीं आता था, क्योंकि सब दिन में 5-5 बार जाले साफ जो करते थे। क्यों, वहां पर क्या इतने मोटे जाले होते थे जो एक बार साफ करने से निकलते नहीं थे, जो तुम्हें 5-5 बार जाले साफ करने पड़ते थे? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मेरे घर वाले ना बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए सभी काम को 5 बार करते हैं ताकि कोई कसर ना रह जाए। ठीक है बेटा, भाई तुम्हारे घर वालों की तो बात ही न्यारी है। वो तो है ही मम्मी जी। एक बार पता है क्या हुआ, मेरा भाई गलती से गड्ढे में गिर गया था। एक बार में उसको मजा नहीं आया तो वो 5 बार उसमें गिरा और तब उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। लगता है इन्होंने 5 बार के काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया हुआ है। हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी यही है। कर लो अब काम, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छे से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में ही काम कर लेना बस, नहीं तो उसी में पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है मम्मी जी। तब दोनों बहुएं घर के सारे जाले साफ करती हैं। इसी तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे आज तुम्हारी बुआ जी का फोन आया था। तो मम्मी जी क्या कह रही थी बुआ जी? क्या ही कह सकती हैं, उन्होंने हम सबको अपने घर पर खाने पर बुलाया है। हाँ, अंजलि पहली बार बुआ जी के घर जाएगी। हाँ इसीलिए। ठीक है, मैं अंजलि को बता दूंगी मम्मी जी शाम को। अंजलि, हमें कल बुआ जी के घर जाना है, उन्होंने हम सबको खाने पर इनवाइट किया है। ओह अच्छा, ठीक है दीदी। और हाँ पायल, शाम को फोन कर दियो, वो ना घर आते हुए 1-2 फ्रूट ले आएगा और 1 डब्बा मिठाई भी, कल बुआ के घर ले जानी है। बस 1 मिठाई का डिब्बा और 1 या 2 फ्रूट्स? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, मेरे मायके वाले हैं ना। लो, फिर से इसका राग शुरू हो गया। वो तो जहाँ भी जाते हैं 5 डब्बे मिठाई और 5 फल फ्रूट्स लेकर ही जाते हैं, 5 से ना 1 कम और ना 1 ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। हाँ बेटा, हमें पता है, लेकिन ये रिवाज तुम्हारे मायके में होता होगा, हम सब इतना ही करते हैं। हाँ मम्मी जी, भला 5 डिब्बों में क्या ही फर्क है? आप मेरे मायके वालों से कुछ सीखिए ना, उनका दिल कितना बड़ा है, कभी भी इतनी कंजूसी नहीं करते। जहाँ हम 1 चीज लेकर जाएंगे वहीं हम 5 भी तो लेकर जा सकते हैं। सोचिए ना, उसमें हमारा ही तो नाम होगा।
अंजलि अक्सर अपने मायके वालों की इतनी तारीफ करती थी कि उसकी सास ये बात सुनकर एक बार सोचने को मजबूर हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हें जितने मिठाई के डिब्बे लेकर जाने हैं ले जाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सिर्फ मिठाई ही नहीं, 5 तरह के फल फ्रूट भी, तभी तो असली मजा आएगा मम्मी जी। इतना सब ले जाकर हम पूरी शान से जाएंगे, जिस तरह मेरे मायके वाले जाते हैं। हाँ भाई हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा ही शान है। और पायल सुन लिया ना तूने, शाम को फोन करके सब बता दे कितना सब लेकर आना है। जी मम्मी जी। अपने रूम में जाकर पायल अपने पति श्याम को कॉल करती है। अजी आप ना घर आते हुए 5 डिब्बे मिठाई के और 5 अलग अलग तरह के फल फ्रूट लेकर आना। अरे वाह, क्या बात है, आखिर इतनी मिठाइयाँ और फल फ्रूट किस खुशी में मंगवाए जा रहे हैं? कुछ नहीं, बुआ जी ने कल हमें खाने पर बुलाया है ना, तो बस वहीं ले जाने के लिए मंगवा रहे हैं, मम्मी जी ने बोला था। क्या बात है, इस बार तो मम्मी को बुआ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अरे ये सब अंजलि और उसके मायके वालों का कमाल है। क्यों, क्या वो घर आए थे, उन्होंने कुछ कहा क्या मम्मी से? नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल बात यह है कि, और पायल श्याम को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम भी अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, हम भी अब अंजलि के मायके वालों की तरह शान से जाएंगे। ठीक है, अब आप याद से ले आना सारा सामान। अगले दिन सभी बुआ जी के घर पहुंचे और अंजलि की बड़ी बड़ी 5 चीजों वाली बातों की वजह से बुआ जी को भी खुशी हुई। वाह, सारी चीजें 5-5 है। जी बुआ जी, सब अंजलि का कमाल है। वो कैसे? अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां सब खाना खाते हैं तब। अरे बेटा रायता और ले लो। जी मुझे गाजर का रायता चाहिए। बेटा हमने तो बस बूंदी और खीरे का रायता बनाया है। ओह अच्छा, माफ करना बुआ जी, मैंने गलती से बोला, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे इस तरह की आदत है। किस तरह की बेटा? दरअसल मेरे मायके में ना हर रोज 5 तरह की सब्जियां बनती है और इसके साथ 5 तरह के रायते भी बनते हैं। 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह के रायते? इसलिए मैं कभी भी ना किसी भी रायते का नाम बोल देती हूँ। क्या है ना, मेरी जुबान पर हमेशा 5 रायतों का नाम रटा ही रहता है, तो कभी कुछ भी निकल जाता है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मानना पड़ेगा तुम्हारे मायके वालों को बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग बुआ जी। मेरे मायके वाले ना हर काम 5 बार करते हैं। एक बार कहीं घूमने चले जाते तो वहां पर भी 5 बार जरूर जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर भी जितनी बार चाहो उतनी बार आ सकती हो। जी बिल्कुल बुआ जी। तो बुआ जी अब आपको पता चल गया होगा 5 चीजों का राज। हाँ बेटा बिल्कुल पता चल गया। उसके बाद सभी वापस घर आते हैं। घर आने के बाद, देखिए भाभी, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक ड्रेस ली है, उसका बर्थडे है ना। कैसी है ड्रेस? ड्रेस अच्छी है, पर क्या भाभी? तुम बस अपनी फ्रेंड को एक ही गिफ्ट दोगी? हाँ क्यों? अरे हमारे मायके वाले तो किसी का भी जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, हमेशा 5 गिफ्ट देते हैं। कोई भी एक गिफ्ट ना तो कम और ना ही एक ज्यादा होता है। बहू हमें पता है तेरे मायके वालों के बारे में, पर क्या हर चीज सिर्फ 5 ही करना जरूरी है? कभी 4 या 3 या 2 नहीं हो सकती? आखिर इस 5 का राज क्या है? नहीं मम्मी जी, कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। 5 है तो 5 ही होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारी शानो शौकत में भी कमी आएगी ना। हाँ बेटा, कभी तू भी अपने मायके वालों को यहाँ बुला, हम भी तो देखे जरा उनकी शानो शौकत कैसी है। हाँ मम्मी जी जरूर बुलाऊंगी। फिलहाल काजल, तुम गिफ्ट्स पर फोकस करो। तुम अपनी फ्रेंड के लिए 5 गिफ्ट जरूर लेकर जाना। ठीक है भाभी, मैं आज ही जाकर खरीद लेती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे अंजलि बेटा, तुम भी अपने मायके वालों को इनविटेशन दे दो। हम घर में जागरण कर रहे हैं ना, बोलना सभी को आना है। पहले तुम बात कर लो, फिर मैं बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बात कर लूंगी। और क्या, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और हम उनकी शान और शौकत भी देख लेंगे। बिल्कुल। अंजलि फट से अपने कमरे में जाती है और तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, आजकल कहाँ बिजी रहती है, हमें भूल ही गई है? नहीं मम्मी, भूली नहीं हूँ, एक ना गड़बड़ हो गई है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे ससुराल में जागरण है और आप सभी को न्योता मिला है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? अरे
कहीं तूने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे पता ही था इतने दिनों तक सब इतना शांत कैसे रह सकता है। तू बिना गड़बड़ किए रह नहीं सकती। तू इतनी बड़बोली जो है। अब बता तूने क्या कर दिया है आखिर? मम्मी, आप ही ने कहा था ना मुझे हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए। आपने कहा था कि मुझे यहाँ कभी सच नहीं बोलना और हमेशा एक बात की 5 बात बतानी है। तो आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अरे लेकिन तूने किया क्या, ये तो बता। अंजलि अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि जब से वो ससुराल में आई है तब से उसने किस तरह अपने मायके वालों को इतना ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हर बात में ही 1 की 5 बातें करती रहेगी। भला इतना भी ज्यादा कोई करता है? अब तो मम्मी जो होना था वो हो गया, अब आपको इसे संभालना होगा। अरे पर मैं कैसे संभालूं? अब आपको भी ना सारे काम 5 बार करने होंगे जैसा मैंने कहा है। अब आते हुए आप 5 मिठाइयों के डिब्बे, 5 तरह के फल फ्रूट्स और घर के सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग 5-5 तरह के गिफ्ट्स लेकर आना। आपको ऐसा करना ही होगा मम्मी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तेरी क्या हमारी भी साथ साथ नाक कट जाएगी। हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब अंजलि ने जो अपने मायके वालों की इमेज ससुराल में बनाई थी उसे सच करने के लिए अंजलि के मायके वालों को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ा। कुछ दिन बाद जब अंजलि के मायके वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने सबको 5 बार नमस्ते किया। हमने आपके बारे में जैसा सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही है। क्या खा कैसे नाक बचाने के लिए कर रहे हैं, जोकर बनकर रह गए हम। और इसी तरह उन्हें सही में सभी चीजों के 5-5 जोड़े लाने पड़े। ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि वो जो कुछ भी लाए हैं सभी 5-5 ही लाए हैं। अरे समधन जी, आपको भला इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? जी ये तो हमारा फर्ज है। वैसे हमने अंजलि से आप लोगों की बहुत सी तारीफें सुनी है। वो हमेशा आप लोगों के किस्से बताती रहती है कि किस तरह आपके यहाँ 5 चीजें करने की रस्म है। रस्म तो कुछ नहीं है, इस लड़की ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है। अब जब भी आना होगा इतना बड़ा खर्चा करके ही आना होगा और ऊपर से सभी काम 5 बार करने होंगे, सो अलग, वरना हमारी तो नाक कट जाएगी। जी चलिए अंदर तो चलिए। जी जी। और क्या ये भी सच है कि अगर आप लोग एक बार गिर जाते हैं तो आपको दोबारा 4 बार और गिरना पड़ता है? जी हाँ, हमें सब अंजलि ने बताया कि आपको एक बार अच्छा नहीं लगता इसलिए आप दोबारा 4 बार जानबूझकर गिर जाते हैं। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और शीला को शर्म के मारे अपना मुंह छुपाना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते थे। मम्मी जी, हम 3 लोग दिन भर इस रसोई में खड़े रहते हैं, सबकी फरमाइश पूरी करते हैं। किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता, किसी को लंच, किसी को कॉफी तो किसी को नींबू पानी। कभी किसी को कोई भी चीज बनाकर देने के लिए इनकार तो नहीं किया ना हम लोगों ने। फिर भी हमारी सुख सुविधा का इस घर में किसी को ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी आप। 3 लोग अगर एक साथ खड़े हो जाए ना इस रसोई में तो आपस में टकराने लगते हैं। अरे अच्छा घर है लेकिन रसोई के लिए बनाई तो ये 2 हाथ की जगह। ऐसा लग रहा है जैसे घर में सबसे फालतू कोना यही है। अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे ससुर जी के साथ इसी बात पर मेरी पिछले 20 साल से लड़ाई हो रही है। मकान बनवाते समय मैंने 1000 बार कहा था कि मकान का नक्शा बनवाने के बाद एक बार मुझे जरूर दिखा देना, लेकिन ये तो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं। चले आए खुद ही नक्शा अप्रूव करके और जब मकान बनकर तैयार हो गया तब मुझे पता चला कि हमारे पतिदेव ने रसोई के नाम पर यह माचिस की डिब्बी बनवाई है। अब रसोई में खड़े होकर जो काम करेगा उसे ही पता चलेगा ना इस छोटी सी रसोई में काम करने में कितनी तकलीफ होती है। ना तो ढंग से सामान रखा जाता है, ना ही जरा सा भी वेंटिलेशन है। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी आप। इस रसोई को देखकर ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता। दिल करता है रसोई से त्याग पत्र ही दे दूं। अरे तू तो त्याग पत्र दे देगी, लेकिन ये तेरा त्याग पत्र स्वीकार कौन करेगा? चुपचाप से खाना बना, माँ जी के सुर में सुर मिलाकर बड़ी बड़ी बातें मत कर। बात तो राधिका की ठीक ही थी, चाहे वो इस रसोई को कितना भी कोस ले, लेकिन सच तो यही था ना कि उनकी किस्मत तो उस छोटी सी रसोई से ही जुड़ी थी। अब चाहे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उन्हें तो दिन का आधा समय वहीं बिताना पड़ता था। एक दिन, अरे भाई इस बार की किट्टी तो मेरे गट्टू के नाम है। सच्ची इतनी खुशी दी है ना मेरे बेटे ने कि क्या बताऊं। पहले तो सरकारी नौकरी लग गई और अब A1 मकान बनवाया है हमारे लिए। हाँ, जैसे कलेक्टर लग गया तेरा बेटा सरकारी विभाग में। अरे छोटा सा क्लर्क ही तो है। आई बड़ी गट्टू वाली, मेरे दोनों बेटे मैनेजर है। अब बोल। अरे हम तो कुछ बोलते ही नहीं, वरना कहोगी कि देखो शुक्लाइन ऐसा बोल रही है। लेकिन जब तुमने मुंह खुलवाया है तो सुन लो, होंगे तुम्हारे बेटे मैनेजर और पति कलेक्टर।
लेकिन घर हमने भी देखा है भाई तुम्हारा। अरे घर में स्टोर रूम भी बड़े होते हैं, लेकिन इनकी रसोई देख लो, माचिस की डिब्बिया याद आ जाए, इतनी छोटी कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अरे मेरा घर मेरी रसोई, तुझे क्या तकलीफ है भाई? हमें पसंद है छोटी रसोई। अब बोल। पसंद तो तुझे वो रसोई क्या होगी, बस इज्जत बचा रही है तू, और क्या। अरे इतने ही पैसे वाली है तो सबसे पहले जाकर अपने रसोई की हालत सुधार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब तो घर घर में मॉड्यूलर किचन होने लगे हैं, और एक इनकी रसोई है, ऊपर से तुर्रा देखो मैडम का कि इन्हें पसंद है भाई। सच्चाई यही थी कि मधु के पति और दोनों बेटे अच्छी अच्छी नौकरियों में थे। घर में हर महीने मोटी रकम तनख्वाह के नाम पर आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी को रसोई से कोई सरोकार नहीं था। ना तो रसोई में सामान रखने की लकड़ी की अलमारियां थी, ना चिमनी, ना सुंदर सा चमकता प्लेटफॉर्म। देखा बहू तूने, ये शुक्लाइन कैसे सबके सामने मेरा अपमान कर रही थी, और ये पहली बार नहीं हुआ। कॉलोनी में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारी औरतें अपनी रसोई के किस्से सुनाती हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरी रसोई में तो हम तीनों सास बहू साथ में खड़े हो जाए तो धक्का मुक्की हो जाती है। बस अब बहुत हुआ। अब अगर इन बाप बेटों ने हमारी रसोई की परेशानी हल नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी दिन शाम को, राधिका बहू चाय चढ़ा दे, तेरे पापा जी और मेरे दोनों सुपुत्र आ गए हैं। कुछ ही देर में सभी लोग ड्राइंग रूम में साथ बैठकर चाय पी रहे थे। क्या बात है माँ, आज क्यों ऐसी चिड़चिड़ी सी लग रही हो? कुछ बात हुई है क्या? बात क्या होगी भैया, 3 सास बहू में हो गई होगी महाभारत। इन्हें कौन सा झगड़ा करने को पड़ोस तक जाना होता है, घर में ही तीनों लड़ भिड़ कर अपना मनोरंजन करती रहती हैं। ऐसा है बेटा कि ज्यादा बोलो मत, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाए। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी माँ की शक्ल बता रही है कि जरूर कोई बहुत सीरियस बात है। अच्छा भाग्यवान, बताओ, अब हम लोग कोई मजाक नहीं करेंगे। क्या हो गया? देखिए, पूरा दिन तुम तीनों बाप बेटे घर से बाहर रहते हो, एसी ऑफिस में बैठकर ठाठ से काम करते हो, और ऑफिस से आने के बाद सोफे पर पसर जाते हो। लेकिन हम तीनों, ना तो हमारे नसीब में आपकी तरह एयर कंडीशन वाले कमरे हैं, ना सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखने की फुर्सत। हमारा दिन का आधा समय तो रसोई की गर्मी और आप लोगों के लिए खाना बनाने, परोसने और बर्तन साफ करने में बीत जाता है। लेकिन ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि अगर हम घर और रसोई संभालते हैं तो आप भी तो घर से बाहर जाकर नौकरी करते हैं। हम अपना काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अब हम तीनों ने सोच लिया है कि हम भी अपना मन लगाकर काम तभी करेंगे जब आप लोग हमारी परेशानियों को हल करेंगे। माँ, लेकिन आप लोगों की ऐसी क्या परेशानी है जिसके लिए आपने आज इतनी बड़ी मीटिंग बिठा ली? बेटा, कोई पहली बार तो हुआ नहीं जब हम अपनी परेशानियां तुम लोगों को बता रहे हैं और हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम झूठी बातें बना रहे हो। जरा 1 सप्ताह इस रसोई में खड़े होकर काम करके दिखाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर हमारी परेशानी क्या है। बेटा, इतनी छोटी रसोई है, उसमें ना तो सामान रखने की जगह समझ में आती है, ना ये समझ में आता है कि कहाँ रखकर खाना बनाए और कहाँ रखकर परोसे। जब तक तुम दोनों काम नहीं कर रहे थे, हमने किसी तरह इतने साल इसी रसोई में गुजार दिए, लेकिन अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नियां भी घर में आ चुकी हैं और तुम दोनों अच्छा भी कमा रहे हो, तो फिर इस तरह घुट घुट कर रसोई में काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप तीनों मिलकर बजट का एक एस्टिमेट लगा लो और घर का रेनोवेशन होकर रहेगा। अरे मम्मी, रसोई तो बड़ी करने की बात आपने कर दी, लेकिन ये तो बताओ जगह कहाँ से लाओगे रसोई को बड़ा करने के लिए? बेटा, रसोई के आगे हॉल है ना, तो ऐसा करो, इस हॉल को छोटा कर दो। लेकिन अब मुझे रसोई बड़ी चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी कि 3 तो क्या 6 आदमी भी एक साथ रसोई में घुस जाए तो भी आपस में धक्का मुक्की ना हो। अरे मम्मी, कैसे बात कर रही हो आप? अपने हॉल को छोटा करके रसोई कौन बनवाता है? क्या बेतुकी बातें करते हो आप लोग भी। कितना अच्छा खासा तो बना हुआ है हमारा घर, बिना बात क्यों इसको तुड़वाने पर लगे हो? बेटा, बहुत बढ़िया बना है ना हमारा घर, तो ठीक है। बड़ी बहू कल से खाना यही बनाएगा। सुबह इसको समय से उठा दिया करो, वो उठकर रसोई में खाना बनाए, फिर हमें रसोई से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हम अगर काम करेंगे तो बड़ी रसोई में ही करेंगे। पत्नी और बहू के चेहरे को देखते हुए ससुर जी काफी गंभीर हो जाते हैं। देखो मधु, सोच लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुम रोज रोज दीवार गिरवा कर मकान का नक्शा चेंज करती रहो। एक बार सोच लो कौन सी चीज कहाँ बनवानी है, फिर उसके बाद कभी भी मकान का नक्शा चेंज करने का नाम मत लेना। अरे तो मुझे कौन सा आपके मकान का नक्शा बदलने का कोई शौक लगा है? आप बस मेरी रसोई की समस्या हल कर दीजिए, बाकी मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा तो ये बताओ, ये हॉल जो छोटा हो जाएगा उसका क्या करेंगे? अरे छोटा हो जाएगा तो हो जाए, क्या करना है इस हॉल का? जिसको आराम करना है अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस हॉल के सोफे पर पड़े रहते हो दिन भर, ना रहेगा हॉल ना पीछे का सोफा, और ना आप लोग इस पर बैठकर दिन भर हमसे चाय मांगोगे। लगता है आज ये तीनों पूरी तैयारी से आई है, आज किसी की बात नहीं सुनने वाली। अब रसोई बड़ी करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। घर की तीनों औरतों की जिद के आगे किसी की एक नहीं चली। अंत में घर में मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। सास की नाराजगी को दूर करने के लिए इस बार ससुर जी इतनी बड़ी रसोई बनवा देते हैं कि रसोई घर के हॉल से भी बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे माँ, अब तो इतनी बड़ी रसोई हो गई, आपको अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी या अभी भी कुछ दिक्कत है? नहीं बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रसोई में काम करके मजा ही आ जाता है। सच में तुम्हारे बाबूजी ने तो दिल जीत लिया। इतनी बढ़िया रसोई बनवा कर दी कि मोहल्ले की सारी औरतों की बोलती बंद हो गई। बार बार मॉड्यूलर मॉड्यूलर कहकर टशन दिखाती थी, अब मेरी रसोई की बराबरी करके दिखाए। अगर उनकी रसोई मॉड्यूलर है ना, तो मेरी मॉड्यूलर का बाप है। माँ मैं सोच रहा हूँ अब तो आपकी पूरी रसोई खाली पड़ी रहती है। ऐसा करते ना, एक बढ़िया सा डाइनिंग टेबल लाकर रसोई में लगा देते हैं, सुंदरता बढ़ जाएगी आपकी रसोई की। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब तुम्हारा जो मन करे वो लाकर रसोई में लगाओ, माँ को इससे क्या एतराज हो सकता है। बल्कि हमें तो सुविधा हो जाएगी, आराम से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर सब्जियां काटा करेंगे। माँ की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अगले दिन छोटा बेटा एक बढ़िया सी डाइनिंग टेबल लाकर रसोई में लगा देता है। रसोई में जब से डाइनिंग टेबल लगी थी, तीनों सास बहू को तो जैसे उसके ऊपर बैठकर रसोई का काम करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि घर के बाकी लोग हर समय उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते। किसी को डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलना होता, तो कोई वहां बैठकर अपने ऑफिस का काम निपटा रहा होता। इतना ही नहीं, बच्चे भी अपने स्कूल का होमवर्क वहीं बैठकर करते। एक दिन मैं सोच रहा हूँ यहीं रसोई के अंदर सोफा लगा लेता हूँ। भाई इस डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ना मुझसे ज्यादा देर काम नहीं होता, सोफे का कंफर्ट ही अलग होता है। अरे बेटा, तो सोफा हॉल में पड़ा तो है, किचन में लेकर आने की क्या जरूरत है? अरे माँ, इतना छोटा सा हॉल हो गया है ना, उसके अंदर बैठकर बड़ी घुटन सी महसूस होती है। आपके हॉल से तो किचन बढ़िया है, किचन में बैठकर अलग ही आनंद आता है। क्या किचन बनवाया बाबूजी ने, वाह। मैं तो यहीं सोफे पर पसर कर अपना काम करूंगा। धीरे धीरे रसोई में सोफा, डाइनिंग टेबल और फ्रिज सब कुछ पहुंच गया था। माँ जी, जब से ये सोफा डाइनिंग टेबल रसोई में आया ना, उसके बाद परेशानी बढ़ गई है हमारी। क्यों बेटा, क्या हुआ? परेशानी किस बात की? अरे परेशान क्यों ना हो, रसोई में चैन से खड़े होकर खाना भी नहीं बना सकते। पहले जब हम रसोई में खाना बनाते थे तो अपनी पसंद का कोई भजन या प्रोग्राम लगा लिया करते थे मोबाइल में, लेकिन अब तो रसोई में ऐसा चिड़ियाघर बना रहता है कि किचकिच से सर दर्द होने लगता है। अब पूरा दिन कोई ना कोई यहीं बैठा रहता है। आप इनको बोलिए ना अपने अपने कमरे में जाए या फिर हॉल में जाकर अपना काम किया करें। रसोई कोई पूरे परिवार के बैठने के लिए होती है क्या? बहू, रसोई तो एसी हॉल जितनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन हमने बनवाई ना तुम्हारे लिए। अब जब तुम्हारे लिए हॉल में बड़ी रसोई बनवाई है तो उसका आनंद सभी को उठाने दो। इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ससुर जी की बात का बहू के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। इस बात को 1 सप्ताह बीता होगा कि दोनों भाई नया टीवी लेकर घर में घुसते हैं। अरे ये टीवी किसके लिए लाए हो? घर में पहले से 2 टीवी है ना? अरे 2 टीवी है, लेकिन उसे देखने के लिए या तो रूम में बैठना पड़ता है या फिर हॉल में। रूम में तो बच्चों की वजह से कुछ नहीं देख पाते और हॉल में बैठकर मन ही नहीं लगता, इसलिए हम लोग ये टीवी रसोई के लिए खरीद कर लाए हैं। आराम से सोफे पर बैठकर टीवी का मजा लेंगे। क्या अब आप लोग रसोई में टीवी भी लगाओगे? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हमारे घर के लोगों को क्या हो गया है? उनका बस चले ना तो कल को बेड भी किचन में ही लगा ले और कहे हम तो सोएंगे भी किचन में। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करना चाहिए ना। पागल हो गए क्या सब लोग रसोई रसोई करके? मेरा तो मन कर रहा है हम लोग बेडरूम में जाकर खाना बनाना शुरू कर दे, क्योंकि रसोई को तो इन लोगों ने लिविंग रूम बनाकर रख दिया है। कम से कम वहां तो थोड़ा सुकून मिलेगा। मम्मा पापा ने कहा कि हम लोग हॉल में ना खेले और इतना छोटा है कि बॉल लगने से टीवी फूट जाएगा, तो हम लोग किचन में ही खेल ले। लो, अब रसोई को प्लेग्राउंड भी बना दिया। अरे अपने पापा से कहो, पापा अपने कमरे का डबल बेड भी खिसका के रसोई में लेकर चलो, अब से रात को सोएंगे फिर रसोई में। अभी सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में सास मधु का फोन बज उठता है। मोहल्ले की औरतों को पता चल गया है कि हमने अपनी रसोई बनवाई है। अब नई रसोई की दावत लेने के लिए कल पूरी मंडली आ रही है।
बहू तैयारी कर लेना बेटा, वरना तुम जानती हो कॉलोनी की औरतों की आदतों को। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हैं आप, बिल्कुल चिंता मत करिए, शुक्लायन आंटी की बोलती बंद करके भेजूंगी मैं कल। अगले दिन सास मधु की सहेलियां घर पर आती हैं। अरे मधु भाई, ये किस तरह का ड्राइंग रूम है जिसमें सोफा तक नहीं है? अब क्या जमीन में दरी बिछाकर मेहमान को बिठाओगी? नहीं नहीं, वो देखो सोफा तो इनकी रसोई में लगा हुआ है। लग रहा है ये कोई नया फैशन है कि मेहमानों को रसोई में सोफे पर बिठाकर चाय नाश्ता कराते होंगे ये लोग। सही है, वही बनाओ और किचन में ही मेहमानों को चाय नाश्ता सर्व कर दो। लेकर आने और जाने का झंझट भी खत्म। क्यों भाई, सही कहा ना? ऐसे सच सच बताना मधु, अपने घर का ये तमाशा किस खुशी में बनवाया है तुमने? अरे रसोई है या लिविंग रूम, इतनी बड़ी रसोई किसकी होती है भाई? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोलू और मिंकू आजकल पार्क में भी नहीं आ रहे, लगता है रसोई में ही क्रिकेट खेल लेते होंगे। हाँ भाई, जब घर में इतना बड़ा मैदान है तो पार्क में जाकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। शुक्लायन की बात सुनकर सारी सहेलियां ठहाका मारकर हंसने लगती है। बहू, ये लोग घर पर आई है बस इसी बात का लिहाज कर रही हूँ, वरना आप भी जाकर ना इस शुक्लायन की बोलते बंद कर देती मैं। जीना मुश्किल करके रखा हुआ है मेरा। जब मेरी रसोई छोटी थी तो छोटी रसोई कहकर मेरा जीना मुश्किल करके रखा था, और अब जब मैंने इतनी बड़ी रसोई बनवा ली है तो भी इसको चैन नहीं। चलिए आई मेरा मजाक उड़ाने के लिए। मम्मी जी अरे थोड़ा चिल करिए ना, अब ऐसे एक एक बंदे से लड़ती घूमेंगी तो कैसे चलेगा। बहू के समझाने पर मधु थोड़ी शांत हो जाती है। कुछ देर में चाय नाश्ता करने के बाद सारी सहेलियां लौट जाती हैं। सहेलियों के जाने के बाद मधु डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसका पति उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए जो तुमने कहा मैंने वैसा किया, और तुम अभी भी सर पकड़कर बैठी हुई हो। अरे महारानी, बताओगी भी कि हुआ क्या? कुछ मत कहो, मेरा मन बड़ा परेशान है आज, कसम से। मुझे तो जो दिक्कत थी सो थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मुझे मोहल्ले की औरतों से होती थी। माचिस की डिबिया जैसी रसोई कहकर चिढ़ाया करते थे। जब देखो मोहल्ले की औरतें अपनी मॉड्यूलर किचन दिखाकर मुझे ताने मारती थी। उनकी बातें मेरे सीने में खंजर की तरह चुभती थी। बस इसीलिए मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे भी नया किचन चाहिए, और मेरा किचन इतना बड़ा होना चाहिए कि कॉलोनी में उसका मुकाबला कोई और ना कर सके। अब जब रसोई बड़ी करा ली तब भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। ऐसा लगता है पूरे घर का सिस्टम ही हिल गया है इस रसोई से। मेरी जिद की वजह से बच्चे रसोई में खेल रहे हैं, वहीं पर बैठकर दोनों बेटे ऑफिस का काम करते हैं। कोई मूवी देखता है, कोई पिक्चर देखता है। घर का चिड़ियाघर बन गया है जब से ये रसोई बनी है। भाग्यवान, तुम ही जिद पकड़कर बैठी हुई थी। मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो अपने आगे किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे कारण पूरा हॉल रसोई में चला गया। आज तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई, जिससे तुम्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें सब कुछ गलत भी तो नहीं है। सोच कर बताओ कि अब जब भी कभी मेहमान घर में आएंगे तो क्या तुम उन्हें रसोई में ले जाकर बिठाओगी? क्योंकि हॉल में तो सोफा रखने जितनी जगह भी नहीं बची। इसीलिए कहते हैं देखा देखी नहीं, अपनी समझ से काम करना चाहिए। अब जो किया है उसे तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। एक दिन की बात है, स्मिता निवास में स्मिता जी और उनका बेटा नीरज बैठकर चाय पी रहे थे। स्मिता जी की बहू दीप्ति मंदिर से बस आई थी और बोली, नीरज जी आपने माँ जी को बात बता दी? ओह हाँ माँ, हमारे घर में मेहमान आने वाला है। क्या मेहमान? अरे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गुंजेगी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, वो भी आज के इतने पावन दिन पर ये गुड न्यूज़ मिली है। बहू अब से ना तू बस आराम करना। और स्मिता जी बोलती गई। नीरज ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ सांस लो। मेहमान का मतलब गेस्ट आ रहा है, वो वाला मेहमान नहीं। अभी 3 महीने पहले तो शादी हुई है हमारी। है? अच्छा, तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैंने तो नाम भी सोचने शुरू कर दिए थे। अरे माँ जी, आप तो रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह बस एक बार शुरू हो गई तो चलती गई। अब क्या बोले हम? हाँ ठीक है, जब देखो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो। तो कौन आ रहा है? माँ, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है सुमित। आई डोंट नो अगर आपको याद है। वो सुमित? अच्छा, वो जो अपनी शर्ट के बटन उल्टे पुल्टे बांधता था। अरे वो तो अपनी निक्कर भी, वो क्या होता है,
मैं लो वेस्ट पैंट पहन कर नीचे पहनता था और उसकी नाक बहती रहती थी। छी छी छी, क्यों आ रहा है वो? अरे रहे वो जहाँ रहता है। माँ यार आप भी ना, वो कुछ महीने मुंबई में रहने आ रहा है, उसको एक नया बिजनेस शुरू करना है। देख बेटा, मुझे क्या है, तेरा दोस्त, तेरी प्रॉब्लम, पर वो लड़का मुझे पहले से इतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी नज़र रखना उस पर, कोई भरोसा नहीं है उसका। अरे माँ, बुरे से बुरे लोग बदल जाते हैं। फिर ये तो सुमित है, बदल गया है वो। कुछ दिन उसको रख कर देख लेते हैं, ठीक है? मान भी जाइए ना मम्मी जी, ये भी टूर पर जाते रहते हैं और फिर आप और मैं अकेले रह जाते हैं। अब उसमें हमारी सेफ्टी का भी तो सवाल है ना। हाँ बेटा, बात तो सही है तेरी भी। ठीक है, आने दे सुमित को। और 2 दिन में सुमित स्मिता जी के घर पहुंच जाता है। टिंग टोंग, आई आई, कौन है भाई? 1 मिनट का भी चैन नहीं है इसे। दरवाजा खोलते ही एक लड़का खड़ा था। कद काठी में लंबा चौड़ा, बाल सिल्की शाइनी और हाथ जोड़े वो खड़ा था। प्रणाम भाभी जी, मैं हूँ सुमित। अरे सुमित, आओ आओ। एंड व्हाट इज दिस भाभी जी एंड ऑल? कॉल मी दिप्स। अच्छा ठीक है भाभी जी, आई मीन दिप्स। अरे सुमित, आ गया तू मेरे भाई? हाँ भाई, तुमने बुलाया और हम चले आए। और दोनों गले लग जाते हैं। कैसा है भाई? इतने दिनों बाद तू फाइनली घर आया है। थैंक यू यार, तू आ गया। तुझे देखकर जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता। अब मैं आराम से अपने टूर पर जा सकता हूँ। मेरे घर के मेंबर्स सेफ हैं। अगले ही दिन नीरज तैयारी करता है निकलने की। माँ के पैर छूकर वो अपनी रोती हुई बीवी को चुप कराता है और सुमित को कहता है, सुमित प्लीज़ मेरी माँ और बीवी का ध्यान रखना। ये लोग ना थोड़े सेंसिटिव है, उनका ख्याल रखना। नीरज, तेरी मम्मी मेरी मम्मी और तेरी बीवी। हाँ क्या? अरे मेरी भाभी है, भाभी, माँ, मासमान। अच्छा अच्छा, चल बाय। वो सब नीरज को बाय बोलकर फिर घर में आते हैं। उधर स्मिता जी कहती हैं, सुमित, तुम्हारा कमरा ठीक सामने है, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और बेटी दीप्ति, तुम मेरे कमरे में सो जाना आज से। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपने बेड के अलावा और कोई नींद नहीं आती। आप तो जानती है ना ये बात। अच्छा, तो मैं सो जाती हूँ तुम्हारे पास। मम्मी जी प्लीज़, रात को मुझे इनसे बात करनी होती है जो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। आपके पास है ना अपना कमरा, आप उधर सोइए ना प्लीज़। मैं आपके साथ पूरा दिन तो रहती हूँ, थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, इतना उबलने की ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ। पर हाँ, अंदर से लॉक कर लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। और ऐसे स्मिता जी अपने बेटे के दोस्त पर थोड़ी सख्ती रखती है, पर कुछ ही दिनों में वो उसका फेवरेट बेटा बन जाता है। अब आंटी जी से वो उन्हें माँ बोलने लगता है। एक दिन, माँ मैं क्या कह रहा था, आप आज मंदिर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी आज सोमवार है, आज तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए ऑटो ढूंढ लाता हूँ। बेटा आज रहने दे, आज मेरा मन नहीं कर रहा, हड्डियाँ दर्द कर रही है। अच्छा ठीक है माँ, अगर आप कहते तो। मुझे लगा भोले बाबा बुरा मान जाएंगे ना, इसलिए। हाँ वैसे बात तो तेरी सही है। चल बेटा, मंगवा दे मेरे लिए ऑटो। और स्मिता जी चली जाती है मंदिर पीछे से। भाभी, ओ भाभी। हाँ कहिए सुमित, और प्लीज डोंट कॉल मी भाभी, कॉल मी दिप्स। ओह हाँ सॉरी, भूल गया था। अच्छा तो दिप्स, एक बात तो बताओ। हाँ जी। ये तुम्हारे ऊपर कोई एक गहना क्यों नहीं है? औरतें तो वैसे ही इतने गहने पहनती हैं और तुम ऐसे खाली खाली। ये सुनकर दीप्ति चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ दिप्स, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें क्या बताऊं सुमित, ये पूरी दुनिया के सामने शो करते हैं कि वो मेरी बहुत केयर करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देते, ना ही पैसे देते हैं कुछ लेने के लिए। बताओ मैं करूं भी तो क्या करूं? अच्छा भाभी आप रोइए मत रोइए, मैं हूं ना। चलो आज ना मैं आपको कान के झुमके दिलाता हूँ। नहीं नहीं सुमित, मैं ऐसे कैसे? ओ कम ऑन दिप्स,
ऐसे स्टूपिड बातें मत करो, चलो। सुमित दीप्ति को मार्केट ले जाता है और वहां उसे खूब शॉपिंग कराता है। दीप्ति ऐसे खुश होती है मानो कोई छोटा बच्चा किसी पार्क में आ गया हो। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत देखकर सुमित उसे देखता ही रह जाता है। पर तभी दूर कहीं से ऑटो में गुजरती हुई स्मिता जी उनको देख लेती है और खुद से कहती है, अरे ये दीप्ति और सुमित यहाँ क्या कर रहे हैं साथ में? और ये सुमित दीप्ति को शॉपिंग क्यों करा रहा है? फिर स्मिता जी घर चली जाती हैं और ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सुमित और दीप्ति वापस घर आते हैं तो जोर से हंसते हुए आते हैं, पर स्मिता जी को देखकर चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं बहू, और हंसो और शोर मचाओ, आ गई तुम सैर सपाटा करके। माँ जी ऐसी बात नहीं है। अरे माँ हम तो। चुप, मैं और मेरी बहू बात कर रहे हैं ना सुमित, तुम प्लीज चुप रहो और इसमें से बाहर रहो प्लीज। उस दिन घर में ज्यादा करके सन्नाटा रहता है। फिर रात को भी सब चुपचाप खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसी रात, दिप्स मैं अंदर आऊं क्या? सुमित तुम यहाँ जाओ यहाँ से, वरना मम्मी जी तुम्हें फिर सुनाएंगी। आई डोंट केयर, ऐसे तो मैं 100 गालियाँ खाऊं तुम्हारे लिए। मैंने देखा पूरा दिन तुम्हारा चेहरा कैसा उतरा हुआ था। क्या तुम अब भी उदास हो? हाँ मैं ठीक हूँ। दीप्ति ऐसे मत कहो, प्लीज बताओ ना, क्या तुम ठीक हो? सुमित मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा। और माँ जी इतना बोल देती कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल गई है, और ऐसी बातें बहुत चुभती है। पर एक बात बताओ, गाली मुझे पड़ी, पैसे मेरे खर्च हुए, गुस्सा भी मेरे ऊपर ही उतरा पूरा, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हाँ मुझे क्या पता, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? ये सुनकर दीप्ति नीचे देखने लगती है। अरे दीप्स बताओ ना, पसंद करती हो ना मुझे? हाँ, और वो भी तब से जब तुम पहली बार अपना डार्क ब्लू सूट पहनकर आए थे हमारी शादी में। उफ, काश मैं तुमसे पहले मिली होती, ना कि नीरज से। हे भगवान, ये तूने मुझे गलत जीवन साथी क्यों दे दिया? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। हाँ। पक्का? हाँ बाबा पक्का। तो आओ, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं भी यही करना चाहती हूँ सुमित, पर क्या करूँ, मैं भी मुश्किल में हूँ। क्यों? आई प्रॉमिस दिप्स, दुनिया में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। ऐसी बात नहीं है, अगर आज हम एक हो गए तो तुम्हारा दिल मुझसे जल्द ही भर जाएगा और फिर तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। मुझे पहले डाइवोर्स ले लेने दो और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में स्मिता जी हॉल में आती है और उसके बाद सुमित। वो लोग चाय की वेट कर रहे थे कि तभी किचन से दीप्ति आती है 3 कप चाय लेकर। सास तो मजे से चाय पी रही थी, पर सुमित देखता है कि दीप्ति उसके खरीदे हुए झुमके पहनकर आई है और वो और भी प्यारी लग रही थी। अरे दीप्ति, ये तो बड़े ही अच्छे झुमके हैं, नए लिए क्या? हाँ नहीं माँ जी, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। अच्छा, कब? मैंने तो पहले नहीं देखे ये। माँ जी ये दिखाए तो हैं आपको, पिछली दिवाली पर दिए थे ना उन्होंने। वैसे बहू मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि मैं भूल जाऊं, पर हाँ मैंने ऐसे ही सेम टू सेम झुमके बाजार में देखे थे कल परसों। मुझे लगा वहीं से दिलाए होंगे। जी वहाँ से लाई होगी। खैर जो भी है अच्छे है। और आज साड़ी भी अलग रंग की। ये तो तू वैसे शादी के बाद पहनती थी जब तेरा और नीरज का नया नया प्यार उमड़ रहा था। कहीं फिर से तो नहीं जाग गया प्यार? क्या माँ जी, ये बस उनकी याद आ रही थी ना तो सोचा पहन लूँ। अच्छा ऐसा क्या? फिर ठीक है बेटा, याद रखना नीरज जल्द ही वापस आ रहा है और सुमित एक बार वो आ जाए तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो, है ना?
जी माँ, बिल्कुल। इतना कहकर स्मिता जी तो वहां से चली जाती है, पर दीप्ति और सुमित थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सुमित, हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, माँ जी को कुछ पता ना चले। अरे डार्लिंग, फिकर नॉट, व्हेन सुमित इज हियर, नो फियर। और दोनों हंसने लगते हैं। पर ये क्या, हंसते हंसते अचानक से दीप्ति चुप हो जाती है और छोटा सा मुंह बना लेती है। क्यों, क्या हुआ जान? क्या चिंता सता रही है अब तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। बता भी दो ना, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? वो दरअसल ना, नीरज ने जिद में मेरे बचाए हुए सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए थे, और स्टॉक मार्केट का हाल तो तुम जानती हो ना, तो मेरे सारे पैसे डूब गए और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि एक एफडी करवा लूँ, थोड़ा सोना बनवा लूँ, पर लगता है सारे अरमान धरे के धरे ही रह जाएंगे। अच्छा, ये बात? और इसके लिए इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी मेरी प्यारी गुलाबो? रुको, इसका भी इलाज है मेरे पास, पर पहले बेबी जी का मूड ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे? वही तो सरप्राइज है। मैं माँ को बुला कर आता हूँ कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक 20 मिनट बाद तुम कहना कि तुम अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जा रही हो और मुझे नॉर्थ साइड मॉल के बाहर मिलना, ओके? अरे सुमित, इस सब की क्या ज़रूरत है? अरे तुम चलो ना बाबा, तुम सवाल जवाब बड़े करती हो। और प्लान के मुताबिक वो दोनों अपने अपने एक्सक्यूजेस देकर एक दूसरे को नॉर्थ साइड मॉल में मिलते हैं। वहां पर आओ, आज मैं तुम्हें नया हैंडबैग, हिल्स और कपड़े लेकर देता हूँ। पर सुमित, यहाँ पर सब महंगे ब्रांड्स मिलते हैं, भला यहाँ पर क्या शॉपिंग करेंगे? ओहो, तुम चलो तो सही दिप्स, बहुत सवाल जवाब करती हो आजकल। और सुमित उसका हाथ पकड़कर उसे एक एक शोरूम में लेकर जाता है। हैंडबैग, शूज, साड़ी, सूट, स्कर्ट, मेकअप, लगभग औरत के श्रृंगार का हर एक सामान वो लेकर देता है जो दीप्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोपहर से देर शाम हो जाती है कि दीप्ति कहती है, सुमित, अब ना माँ जी चिल्लाएंगी। क्यों? टाइम देख रहे हो? उसका भी इलाज है मेरे पास, डोंट वरी। और जैसे ही घर में जाने लगते हैं कि तभी सुमित जोर से चिल्लाता है, माँ, मेरा पैर, आए, गटर में गिर जाए वो बाइक वाला जिसने मुझे बाइक से टक्कर मार दी। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए भाभी। अरे ये क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ माँ, मैं रास्ते से जा रहा था, मैं तो आइसक्रीम खा रहा था, और मैं रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। और लड़की घुमा रहा था क्या? आगे का भी मैं बोलूं क्या बेटा? हैं? अरे नहीं नहीं, तो आइसक्रीम खाते खाते पता ही नहीं चला कहाँ से एक बाइक वाला व्हीली मारते हुए मेरे साथ टकरा गया और मेरा पैर, आय हाय 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 हाय, बेड़ा गर्क को उसका। भाभी मेरी मदद तो कर दो प्लीज। हाँ हाँ सुमित, आओ चलो। और ये इतने सारे बैग्स? और दीप्ति तुम्हें से कहाँ मिली? अब वो अपनी किसी सहेली के साथ शॉपिंग कर रही थी और जाते समय मुझे देख लिया, फिर क्या, यही हॉस्पिटल लेकर गई और यही घर लेकर आई है मुझे। हॉस्पिटल? कोई पट्टी या दवाई तो देख नहीं रही। ओहो, डॉक्टर ने बोला कि अंदर की इंजरी है, दवाई पट्टी से कुछ नहीं होगा। ओहो, अच्छा तो ये, ओए माँ, मेरा दर्द। अच्छा अच्छा, अंदर आ जा बेटा। और दीप्ति, इसे ले जा। जी माँ जी। गुड नाइट माँ। हैं? आए हाय हाय, गुड नाइट माँ, मेरा पैर, हाय रब्बा मुझे बचा ले। और इस तरह दोनों कमरे में चले जाते हैं। दीप्ति जा रही थी कि सुमित बोल पड़ता है, आज रात इधर ही रह जाओ ना डार्लिंग। सुमित प्लीज, माँ जी देख लेंगी। अरे कुछ नहीं देखेंगी, आओ ना प्लीज। नहीं, मुझे काम है। हैं? इतनी रात को क्या काम है? वो सुबह याद है मैंने बताया था कि मुझे इन्वेस्ट करने हैं पैसे, बस उसी के लिए देखना है कि मेरे कुछ गहने या फिर दहेज का कोई सामान बचा हो तो उसे बेच दूं। अच्छा वो, अरे उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और सुमित एक क्रेडिट कार्ड और चेक बुक दे देता है, ये लो बेबी,
अब से तुम्हारे दुख मेरे, बस। सुमित, नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? ये गलत है, और तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो इतना? प्यार है तुमसे क्यूटी, सब भरोसा है तुम पर। सुमित, ये गलत है। अरे नहीं ना बाबा, कुछ गलत नहीं है। तुम बस ये ले जाओ और कल सुबह अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेना, और कुछ और भी लेना हो तो ले लेना, ठीक है? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? दीप्ति, मैंने जिंदगी में ऊपर आने के लिए मेहनत की है, कुछ गलत काम भी किए, पर फिर ईमानदारी से ये पैसे कमाए। दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है, बस तुम हो, तो बस तुम पे उड़ा रहा हूं। सॉरी सुमित, मैं यहीं हूँ, डोंट वरी, ओके? पर अभी मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। और ये कहकर दीप्ति चली जाती है। अगले दिन सबको नाश्ता देने के बाद दीप्ति बैंक जाती है। शाम को लौटने के बाद, दीप्ति, तुमने 10 लाख रुपए का क्या लिया? अपने अकाउंट में डालें, और क्या? अपने अकाउंट में? पर क्यों? अरे तुमने तो कहा था ना कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, भूल गए क्या? अरे हाँ, मुझे याद है, पर पैसे एक जगह ही तो थे ना, तो कहीं और ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? अरे चिल आउट ना, इतना मत सोचो। ठीक है, जब घर आओगे ना तो बात करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से सुमित के फोन पर मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ 10 लाख रुपीज। क्या? 10 लाख रुपए का खर्च? वो एक बार फिर दीप्ति को फोन लगाता है, पर इस बार वो उठाती ही नहीं। ये क्या हो रहा है? कहीं किसी ने दीप्ति का पर्स तो नहीं चुरा लिया? ये फ्लाइट की टिकट्स और होटल, इस पे इतना खर्चा, क्या चल रहा है ये सब? शाम को जब दीप्ति वापस आती है तो सुमित उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ये तुमने क्या किया दीप्ति? सच में बताओ, ये क्या प्लानिंग चल रही थी और कब से? क्या करना चाहती हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो सुमित, माँ जी देख लेंगी। अरे देखने दो जिसे भी जो देखना है। सुमित, दीप्ति, हाय राम, ये क्या चल रहा है इस घर में? आने दो नीरज को, उसे सब बताऊंगी मैं। माँ जी सुनिए तो। बस, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। दीप्ति, अब इसके आगे कुछ भी कहना बाकी है क्या तुम्हारा? तभी दरवाजे से एंट्री होती है नीरज की, और वो जोर से कहता है, बस माँ बस। और तू सुमित, तेरी तो। अरे नहीं नहीं नीरज, मेरी बात तो सुन, ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। हाँ नीरज बेटा, दीप्ति अच्छी लड़की नहीं है। ये सुनकर दोनों नीरज और दीप्ति जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई तू ठीक है ना, या तुझे कोई सदमा लगा है? सदमा? और मुझे सदमा तो तुझे लगने वाला है बेटे। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पति से प्यार नहीं है? तुम 2 दिन के आए हुए लुक्खे, तुमसे मैं प्यार कर बैठूंगी? नॉट एट ऑल। ये तो मेरे और नीरज का प्लान था। जुबान संभाल के दीप्ति। ओ यू शट अप। मैं तुम्हारी हिस्ट्री नहीं जानती क्या? लुक्खे एक नंबर के। इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, यही था ना तुम्हारा धंधा। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बोलते थे ना तुम खुद को, और मेरे पति के पूरे 10 लाख खा गए थे। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे वापस लिए हैं। और माँ, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि दीप्ति का कैरेक्टर खराब है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा और दीप्ति का प्लान था। आज से 6 साल पहले मैंने सुमित को पैसे दिए थे, जो वो लौटाने के मूड में था ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गया। फिर दीप्ति ने अपना दिमाग चलाया और ये प्लान बनाया। क्या? ये जैसे कॉलेज में था अभी वो वैसा ही है? हाँ माँ, पर मैं और दीप्ति कदम कदम पर एक दूसरे को अपडेट कर देते थे। सुमित उसके कमरे में गया, उसको हक किया, मैं जानता हूँ। ये सब हमारा प्लान था। पर बाकी के खर्चे? अरे पैसे लिए थे तो ब्याज भी तो चुकाओगे ना भाई साहब। अब दफा हो रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? और आनन फानन में सुमित अपना सामान लेकर भाग जाता है। दीप्ति, मुझे नाज है तुम पर कि तुमने अपने पति का इतना साथ दिया। माफ कर दो मुझे बेटा। एक बार फिर से सुबह सुबह निखिल के घर की घंटी बजी। निखिल वैसे ही पूरा दिन अपने दरवाजे की घंटी के बजने से परेशान था।
क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे की घंटी उसके घर आने वाले मेहमान या दोस्त नहीं बजाते थे, बल्कि ये घंटी तो वो सारे डिलीवरी बॉय बजाते थे जो उसकी पत्नी शनाया के मंगाए हुए पार्सल्स लेकर आते थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, निखिल की माँ कावेरी यानी कि शनाया की सास के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। लो, हो गए शुरू पार्सल वाले सुबह से ही आना, अब शाम तक बस यही चलता रहेगा। तो मैं क्या करूं मम्मी? वो लोग पार्सल लेकर आएंगे तो रिसीव तो करना ही पड़ेगा ना। उन्हें ये कहकर वापस तो नहीं भेज सकता कि मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन शनाया को तो समझा सकते हो ना। अरे कितने कपड़े मंगवाती है, दिन में 4-4 बार अलग अलग जगह से पार्सल आते रहते हैं। परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ माँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। कह दो अपनी बीवी से कि अगली बार जब भी कोई पार्सल आएगा तो दरवाज़ा वो खुद खोले, हम उसके नौकर नहीं रखे। अरे मम्मी वो बाथरूम में नहाने गई है, ऐसे में दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना। तभी शनाया बाहर आ जाती है और अपना पार्सल देखकर खुश हो जाती है। अरे मुझे कब से वेट था मेरे इस ऑर्डर का। मेरी सारी ड्रेसेस आ गई, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन शनाया, कल भी तो तुमने कुछ मंगाया था, फिर आज ये सब क्या है? अरे कल ना मैंने अलग जगह से मंगवाया था और अभी अलग जगह से। एक्चुअली ना बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, तो सोचा 5-6 ड्रेसेस मंगवा ही लेती हूँ, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगी ना। अरे शनाया, घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है और तुम ड्रेसेस मंगवाती जा रही हो। अरे क्या करोगी इतने ड्रेसेस का? मैं सोच रही थी एक अलमारी भी ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ बेटा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि अब तो घर की सारी अलमारी भर चुकी है। यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी बहू के ही कपड़े हैं। अब एक अलमारी और ले आओ तभी ठीक रहेगा। और उस अलमारी को रखेंगे कहाँ? ड्राइंग रूम में रख देंगे। मैं अपने काम में नहीं आने वाले कपड़े उसमें रख दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग रूम में कपड़े कौन रखता है? अरे मम्मी जी, तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? शनाया की जिद के चलते एक और अलमारी घर में लाई जाती है, लेकिन शनाया का कपड़े खरीदने का सिलसिला खत्म नहीं होता। शनाया का पूरा रूम चारों तरफ कपड़ों से भर जाता है। एक दिन निखिल जैसे ही अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है, अचानक से बहुत सारे कपड़े बिखर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हालत बना दी है तुमने शनाया। देखो तो जरा कितने कपड़े हैं, और ये तुमने किस तरह रखा है इनको? अरे कम से कम ठीक से तय बनाकर तो रख सकती हो ना। कहाँ तक तय बनाऊं? इतने कपड़े हैं, पूरा दिन और भी तो बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। अरे शनाया, लेकिन घर में सब जगह कपड़े ही कपड़े हैं और कितने गंदे तरीके से रखे हैं। ये देखो, बेड पर भी कपड़े, यहाँ स्टडी टेबल पर कपड़े, सब जगह कपड़े। क्या है ये शनाया? तभी दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग, और शनाया के चेहरे पर स्माइल। लगता है मेरा नया ड्रेस आ गया। सुबह से वेट कर रही थी मैं इसका। क्या? एक और नया ड्रेस? ओफो निखिल, एक नहीं पूरे 4 ड्रेस मंगवाए। एक लेने पर ऑफर अच्छा नहीं मिल रहा था ना, इसलिए। अगले दिन शाम के वक्त शनाया बड़ी उदास सी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी कावेरी की नज़र उस पर पड़ी। शनाया को इस तरह उदास देखकर कावेरी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों हो? आज कोई पार्सल नहीं आया तुम्हारा इसलिए? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। एक्चुअली मेरे आज 5 अलग अलग वेबसाइट से पार्सल आने वाले हैं और मेरे पास कपड़े रखने की जगह ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा मैं इन कपड़ों को कहाँ रखूं। बेटा, अब तो एक रसोई बची है, एक काम करो, वहीं रख लो कपड़े। हाँ मम्मी जी, वैसे आइडिया ना अच्छा है। किचन में वो साइड वाली रैक एकदम खाली है, वहाँ रख देती हूँ। वाह मम्मी जी वाह, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे अरे एक मिनट बहू, देखो तुम रोज इतने कपड़े मंगवाती हो, कल ही 4 ड्रेसेस आए थे, अब आज क्या आ रहा है? मैंने आज ना गर्म कपड़े ऑर्डर किए हैं मम्मी जी। अब 6 महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, तो सोचा कुछ स्वेटर मंगवा लेती हूँ। अरे बहू, 6 महीने पहले ये सब लेने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, सब लेकर रखना चाहिए, पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। शनाया के पागलपन को देखकर कावेरी और निखिल का दिमाग खराब हो चुका था। शनाया पूरा दिन अपने मोबाइल में कपड़े देखकर शॉपिंग करती रहती। उसका ध्यान घर के काम में बिल्कुल भी नहीं था।
कुछ दिनों के बाद कावेरी के घर पे उनके एक रिश्तेदार का शादी का इनविटेशन आया। शनाया और निखिल, तुम दोनों को इस शादी में जाना है। जी मम्मी जी, हम दोनों ज़रूर वहाँ जाएंगे। मैं आज ही टिकट बुक करवा लेता हूँ। ओहो, शादी में जाना है, तब तो मुझे शॉपिंग भी करनी पड़ेगी ना। अरे बहू, हमारा पूरा घर तो कपड़ों से भर चुका है, अब क्या घर के बाहर भी कपड़े रखोगी? कितने कपड़े रोज मंगवाती हूँ, अब शादी के लिए नई शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, लेकिन शादी के नाम पर तो सब शॉपिंग करते ही है ना, पहले के कपड़े थोड़ी ना पहन के जाएंगे। और इस तरह से शनाया और भी कपड़े ऑर्डर कर लेती है। शनाया और निखिल शादी में पहुंचते हैं। शनाया हर थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े चेंज करती रहती और नए नए कपड़े पहनती। सब लोग उसके कपड़ों की तारीफ करते हैं। तभी शनाया की नज़र शादी के घर में काम करने आई एक गरीब लड़की के ऊपर जाती है जो वहाँ सफाई का काम कर रही थी। शनाया ने देखा कि उसका कुर्ता साइड से फटा हुआ था और आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। शनाया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़की से बात करती है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैडम, कमला। देखो कमला, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, सब लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। आपकी बात सही है मैडम, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, क्या करें, जो है वही पहन लिए। कपड़े नहीं है? अरे फटे कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए ना, बाकी किसी चीज़ पर खर्चा मत करो, लेकिन ऐसे कपड़े तो मत पहनो। शनाया, गरीब लोग हैं वो, नहीं होंगे उनके पास कपड़े, सही तो कह रही है वो। कमला, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नया ड्रेस देती हूँ। शनाया कमला को अपना नया ड्रेस दे देती है, लेकिन उसे देखकर भी कमला के चेहरे पर उदासी थी। अब क्या हुआ, ड्रेस अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है मैडम, लेकिन वहाँ घर में सब लोग फटे हाल है, किसी के पास ठीक से पहनने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैं ये नया ड्रेस पहनकर क्या करूँगी? शनाया कमला से उसके घर का पता ले लेती है और उसकी बस्ती में जाती है। वहाँ की हालत देखकर शनाया को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी सारी अलमारी से कपड़े निकाल कर बैग में भरना शुरू कर देती है। अरे क्या हुआ बहू, क्या कर रही हो? अपने कपड़े खाली कर रही हूँ। क्या शनाया, तुमने और कपड़े ऑर्डर किए हैं क्या? नहीं निखिल, ये सारे कपड़े जो पूरे घर में फैले हुए हैं ना, और जिनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं बस्ती के लोगों को देने जा रही हूँ। यहाँ मैं रोज़ 4-5 ड्रेस मंगवाती हूँ और वहाँ उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तभी डोरबेल बजती है। लगता है मेरा पार्सल आ गया। फिर से? हाँ, लेकिन इस बार मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्हें इन कपड़ों की ज़रूरत है।